लेट देम जॉइन, तो हम उस पर बात करते हैं कि क्या इसके अंदर जो है वो हिकायत क्या है। शायद सुनी भी हो आप, मौलाना रूमी से मंसूब है। एक अच्छी, मेरे ख्याल में हमारे सब के लिए लर्निंग पॉइंट है। अच्छा जी। अच्छा जी, ओके। सो राबिया, कैन यू लिसन टू मी? अच्छा जी, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि जी अभी हमने जो बात की कि 3C प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अभी आपके वो सवाल पे आना, आपने तो सवाल करना भी मुझसे किया नहीं है। तो उससे पहले मैंने कहा जरा ये चीज़ भी हमें एक जिंदगी की कुछ कुछ चीज़ें जो कि शायद कोशिश करके हमें टिक करनी चाहिए। मैं भी नहीं ऐसा फॉलो करता, गलतियां में हर इंसान के अंदर होती हैं, बट ये कि फिर भी एक याददानी भी होती है ना, कुछ चीज़ें हमें एक दूसरे को याद कराते रहना चाहिए। सो हिकायत एक अच्छी हिकायत है कि हजरत मौलाना रूमी से मंसूब है कि उन्होंने कहा जी कि अगर आपने कोई बात करनी हो ना, तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्या ये बात सच है। नंबर वन, बात उस वक्त की जाए जब वो सच हो। नंबर वन, पहला फिल्टर। अच्छा, नंबर टू क्या है कि जी अगर बात सच है तो दूसरा फिल्टर अप्लाई करें कि क्या ये बात करनी जरूरी है। सच बोलना जरूरी नहीं होता। नंबर टू फिल्टर इज जरूरी है। अगर सच है और जरूरी है तो ठीक है, फिर हम सेकंड स्टेज पे आ गए। तीसरी चीज, सच भी है जरूरी भी है, क्या मेरे बात करने से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। अगर ये तीसरा फिल्टर भी एप्लीकेबल है तो तब तो बिल्कुल ठीक है, हर चीज सही है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज भी ठीक नहीं है तो फिर कोशिश करके उस बात को अवॉइड किया जाए। ठीक है। तो अब इसमें जो हमने 3C प्रिंसिपल देखा, शायद उसमें करेक्टनेस वाला पॉइंट आ गया, क्लैरिटी वाला पॉइंट भी शायद आ गया, और कंसाइसनेस भी आ गई, क्योंकि आपने फिल्टर लगा दिए ना बहुत सारे, तो कम बात किया। ठीक है। तो खैर, दिस इज जस्ट अ पॉइंट टू, ये इट्स रिमाइंडर फॉर मी मोर देन एनीबडी एल्स कि मैं खुद इस पे अमल करूँ। तो मैं अब आपके सवाल पे दोबारा आता हूँ जी। अब आप पहले तो वो पूरी जो आपने एक ए टू जी शुरू किया था ना, अब आप सिर्फ वो बात करें जो आप पूछना चाहें। मैंने आपसे सवाल क्या किया था कि आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है या सुपरवाइजर सेलेक्ट कर लिया कि नहीं, तो उसका जवाब क्या है? दो। बस ठीक हो गया। तो अब आपने एफर्ट करनी है कि सिलेक्ट कर। ठीक है। हाँ जी, आपने तो अभी तक कुछ नहीं किया, पहली क्लास है, तो आपने भी अभी होमवर्क करना है कि जी क्या टाइटल पे काम करना है आपने, और फिर किस तरीके से उसको मैं एक चीज शायद दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा इस सब्जेक्ट है ना, इसका मकसद ये है कि बाय द एंड ऑफ सब्जेक्ट आपका TH1 रेडी हो जाए। ठीक है। एंड सेम इज एप्लीकेबल टू PhD स्टूडेंट एज वेल, कि वो अपने एक कहें कि प्री प्रपोजल के ऊपर रेडी हो जाए। मैं नहीं कहूंगा कि उनका एग्जैक्ट प्रपोजल होगा, बट ये कि एटलीस्ट एक प्री प्री प्रपोजल जो है, एक डायरेक्शन डिफाइन हो जाए और उस डायरेक्शन में वो चल पड़े, और कुछ इनिशियल होमवर्क करके एक इनिशियल टॉपिक सेलेक्ट कर लें कि जी ये मेरा टाइटल होगा, और उसके ऊपर एक सुटेबल लिटरेचर पढ़ के डॉक्यूमेंट तैयार कर लें जिसको हम नाम देते हैं प्रपोजल डॉक्यूमेंट का। तो हम सब ने काम क्या करना है, अपने टॉपिक को सेलेक्ट करना है, उस टॉपिक को सिमेंट करना है बाय द रिलेटेड रिसर्च पेपर्स, फिर उन उन रिसर्च पेपर्स के अंदर से रिलेटेड कंटेंट निकाल के एज पर द यूनिवर्सिटी टेम्पलेट एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट बनानी है, जो कि ये बता रही होगी कि आपने एक अच्छा होमवर्क कर लिया है अपने टॉपिक के ऊपर। लेस implementation. Proposal document is less implementation. It is selection of topic and it's and figuring out how to do it. मैं इसे कैसे करूंगा, मुझे इसके लिए कौन से डेटाबेसेस चाहिए होंगे, मुझे इसके लिए कौन सा रिसर्च आई वुड से इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। यानी मैंने पाइथन में करना है, मैंने ये मैटलैब में करना है, मैंने ये सी में करना है, मैंने ये हार्डवेयर बनाना है, मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाना है। ये आइडिया मुझे क्लियर हो जाए, कौन कौन से रिसर्च पेपर्स मुझसे रिलेटेड हैं या मैंने और पढ़ने हैं या मैंने सीखने हैं, वो सारा कुछ जो है मुझे क्लियर हो जाए, और अब मैं रेडी हूं टू गो इनटू द इम्प्लीमेंटेशन फेज विच इज कॉल्ड TH2 फेज। इस सब्जेक्ट का मकसद है कि आपने TH1 रेडी करना, और TH1 रेडी करने के लिए तीन चीजें एक दूसरे पे ओवर आई वुड से कि ओवरलैप करनी है। एक है कि जी आपने रीडिंग कैसे करनी है, हाउ टू रीड, वेयर टू रीड, व्हाट टू रीड। तो क्या आपने लिखना है ना, तो लिखने से पहले तो पढ़ना है।
तो पहला एक प्रोमिनेंट फेज है कि रीडिंग वाला फिनोमेना क्या करना है हमने, जिसमें हम देखेंगे कि जी रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं तो कहाँ से पढ़ने, कौन कौन से रिसर्च पेपर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से रिट्रीव किए जाते हैं, उन पेपर्स के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, पेपर्स की क्वालिटी कैसे देखी जाती है, किन को पढ़ना है किन को नहीं पढ़ना है, और फिर कैसे पढ़ना है। और नंबर टू ये कि जब पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं किया बट लिखना तो कुछ है उसके अंदर से, तो राइटिंग वाला फेज, हाउ टू राइट, राइटिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं, क्या चीज़ लिखनी चाहिए क्या चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, किस सेक्शन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, होता है ना कि आपको जब कोई चीज़ लिखने को दी जाती है, आप बचपन से लिखते आए कि मजमून लिखो, मजमून में सेंट्रल आइडिया या थीम एक ऐसी होती है जिसके असल नंबर होते हैं एक खास चीज़ के, बट आप शायद कुछ चीज़ों को इतना फोकस कर जाते हैं कि जो एक्चुअल चीज़ लिखने वाली होती है ना उसको छोड़ जाते हैं और बाकी चीज़ें फालतू बहुत सारी लिख जाते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जी मैं क्या चीज़ को कितना फोकस करूं, क्योंकि फिर उस लिहाज से उस कंटेंट के उस पोर्शन में क्वालिटी बढ़ती है। तो ये हमारा मकसद यहाँ पे भी होगा कि किस सेक्शन को किस चैप्टर को कितनी वैल्यू देनी है। ठीक है, और उसमें क्या आई वुड से सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं, क्या ऐसे चीजें हैं जो कि हमें मद्देनजर रखते हुए लिखना है वो काम। ठीक है, उनको हम पंच लाइंस कह सकते हैं। लाइक एब्स्ट्रैक्ट की कुछ पंच लाइंस हैं, इंट्रोडक्शन के कुछ पंच लाइंस हैं, लिटरेचर रिव्यू के कुछ पंच लाइंस हैं, मेथडोलॉजी की कुछ पंच लाइंस हैं। तो वो जब तक बताई ना जाए किसी को तो शायद थोड़ा सा हर बंदे के लिए समझना या लिखना मुश्किल होता है, तो वो पंच लाइंस हम देखेंगे। तो एक रीडिंग वाला फिनोमेना इन डिटेल कवर करेंगे, एक राइटिंग वाला फिनोमेना डिटेल में कवर करेंगे, और एक ओवरवेलमिंगली एक चीज इसको हम नाम देते हैं प्रेजेंटेशन। तो आज आप रीड कर रहे हैं उसको भी प्रेजेंट करना है, जो आप राइट कर रहे हैं उसको भी प्रेजेंट करना है। तो ये दोनों के अंदर एक ओवरलैपिंग चीज आएगी, हाउ टू प्रेजेंट, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और वो क्लास में किसी को नजर ही ना आ रही हो। ठीक है, छोटे छोटे उसके उसके फोन्ट्स हैं या बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, so all those things are considered as a negative. So we should also be practicing, or somebody should tell us कि how to prepare a presentation, how to present in the class. सही है। सो उन हवालों से ये तीन चीजों को हम फोकस करेंगे और इसी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है सब्जेक्ट में हमने कवर करने हैं, एंड दे आर एप्लीकेबल टू बोथ मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चंस जो आप पूछेंगे उनको भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। सो दिस इज एज फार एज दी कोर्स कंटेंट इज कंसर्न। सो मैंने जो लास्ट क्लास में कवर किया था मुझे लगता है कि वो आपने कुछ लोगों ने तो देखा नहीं है, जो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, और जिन्होंने देखा उनको कोई शक नहीं है कोई डाउट नहीं है, एवरी वन इज वेरी क्लियर कि वो क्या चीज़ें हैं और कैसे हमने करनी है। आज मैं जो कंटेंट लेके आगे चलता हूँ और उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे रिसर्च पेपर्स, क्योंकि हमारा मैंने कहा कि एक फॉर्मल रिसर्च है जो हम देख रहे हैं ना, तो फॉर्मल रिसर्च में हमारा स्टार्ट पॉइंट भी रिसर्च पेपर्स है और एंड पॉइंट भी रिसर्च पेपर। स्टार्ट पॉइंट कैसे है कि मैंने जब खुद अपने काम को डिसाइड करना है तो पहले किसी के किए हुए काम को देखना है कि दुनिया में हो क्या रहा है, उससे अपनी मोटिवेशन ड्रॉ करनी है। और जब मैं मोटिवेशन ड्रॉ कर लूंगा, टॉपिक सेलेक्ट कर लूंगा, इम्प्लीमेंट कर लूंगा, तो फिर मैंने उसको खुद भी एक पेपर्स की फॉर्म में लिखना है। तो जब मैंने एक चीज पहले इनिशिएट यानी डिसाइड कर ली कि मैंने क्या चीज करनी है, और फिर जब मैंने कर ली तो वो करने के बाद मेरा मकसद ये होना चाहिए कि ये काम चूंकि मैंने कर लिया है तो अब मैंने ये इसको इस तरह से लिखना है कि और लोगों को इससे फायदा पहुंचे, बिकॉज मैंने एक फॉर्मल काम किया है। तो ये फॉर्मल रिसर्च को लिस्ट डाउन करना है मैंने, और अल्टीमेटली इट शुड बी again verified by the third party, by the neutral evaluators who should tell कि ना this is the correct work, and then it should be published at some respectable forum so that other people can get advantage out of। ठीक है, सो इस फॉर्मल मेथड के लिए जो की वर्ड या कहें कि जो ओवरऑल मास्टर्स एंड पीएचडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रिसर्च पेपर, बिकॉज रिसर्च पेपर्स किस तरह से पब्लिश होते, दे पब्लिश आफ्टर अ थॉरो इवैल्यूएशन प्रोसेस, उनका एक रिव्यू प्रोसेस, कॉन्फ्रेंसेस का भी और जर्नल्स का भी। लेकिन उससे पहले कि उस रिव्यू प्रोसेस के ऊपर हम गौर करें, पहले हम बताएं कैटेगरीज के ऊपर कि कैटेगरीज होती क्या है। जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जी ये कैटेगरी है कॉन्फ्रेंस पेपर्स की और एक कैटेगरी है जर्नल पेपर्स की। बाय जर्नल आई मीन दिस जे से जर्नल है, नॉट जी वाला जर्नल। ठीक है, तो ये जर्नल जो है इनको हम देखते हैं क्या चीजें हैं, नॉट दिस, दिस इज समथिंग एल्स।
सो कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो सबसे पहले लेट्स सी कि क्या चीज है जो कि कॉन्फ्रेंस पेपर, इसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है और इसके ऊपर हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अजान हो रही है, अजान सुन लें फिर हम आगे चलते हैं। तो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो पहले इसमें हम आते हैं कि कॉन्फ्रेंस पेपर या कॉन्फ्रेंसेस होती क्या है। फॉर अस डाटा साइंस स्टूडेंट्स, सीएस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, तो कॉन्फ्रेंसेस हैं, दे आर सम टेक्निकल फोरम्स जहाँ पे लोग अपने काम को फॉर्मल तरीके से कंप्लीट करने के बाद एक ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। और वो ऑडियंस जो है वो उनको सुनती है और उससे खुद इंस्पिरेशंस ड्रॉ करती है। बट जो मेजर एम होता है कॉन्फ्रेंसेस का वो ये होता है किसी भी मुल्क के अंदर कि उस मुल्क के कल्चर को प्रमोट किया जाए, टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। मेन एम टेक्निकल कंटेंट नहीं होता, बट एक एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर्मल प्रोसेस जो है वो फॉलो करके आप कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करते हैं। फायदा क्या होता है कि फैसल जो है वो अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं, और से वियतनाम में इतनी अच्छी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये वहाँ जाके अपने काम को जब प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो इनके काम से फायदा उठाएंगे। नंबर वन। साथ साथ इनको वियतनाम का पता चलेगा कि वो कैसा मुल्क है, उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव। सही है। वहाँ पे कल्चर क्या सही है आपको, वहां पे चले जाओ, ये लो, इससे ये लो, मार्कर ले लो, वहां पे लिखो भी और मिटाओ उधर इस वाले पे। ये आपका आपकी जगह है। ठीक है। सो मैं अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट कि कॉन्फ्रेंसेस का जो मेन एम है वो क्या है, लोगों को इकट्ठा करना, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज देना। ठीक है जी। कि फैसल है, फैसल को मौका मिलेगा मिस्टर लियू के साथ बैठने का, मिस्टर रिचर्ड के साथ बैठने का, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। तो आप वो एक एक अच्छे वाइज डिसीजंस करने के काबिल होंगे। ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा एक उनकी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज सब तक पहुंचेगी। ठीक है। और इस बहाने वो लोग भी उस एरिया के अंदर जब पाकिस्तान आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे एक इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में मार्कला की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे एक डैम है। तो एक रीजन, और फिर यहाँ के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे, लोगों को पता चलेगा, यहाँ के जो बिजनेस है उनको वो प्रमोट करने का मकसद बन जाएगा। सो दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं विद दिस एम कि टेक्निकल एक्सपर्ट आए, वहाँ के लोगों को, बच्चों को फायदा भी हो, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के कल्चर को भी फायदा हो, दोनों तरफ। ठीक है। इस जो जे वाला जर्नल है इस पे मैं बाद में आता हूँ, बट पहले कॉन्फ्रेंसेस को हम कंप्लीट कर रहे थे। तो कॉन्फ्रेंसेस जो है आज से कुछ ऐसे पहले तक तो थोड़ा सा काम मुश्किल हुआ करता था, बट अब एवरीथिंग इज ऑन वेब। तो वेब के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको हर एक के अच्छे अच्छे वेब पेजेस बने नजर आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं किसी स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस पे जाऊं, दुनिया भर में कुछ बड़े बड़े नाम हैं, कुछ मोटे या कहें कि जो फेमस पब्लिशर्स हैं या फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कॉन्फ्रेंसेस भी कराती हैं, वो जर्नल्स भी पब्लिश करती हैं, वो इवेंट्स भी कराती हैं, सोशल इवेंट्स भी कराती हैं, रिसर्च के इवेंट्स भी कराती हैं। ठीक है। उनमें उन नामों को हमें पता होना चाहिए। उनमें जो बड़े बड़े नाम हैं उनके अंदर एक नाम है आई ट्रिपल ई, आपने सुना होगा। सो आई ट्रिपल ई जो है, दिस इज वन नेम, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के नाम से। ठीक है। ये किसी कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं है, किसी जर्नल का नाम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। लेकिन ये आईट्रिपल जो है ये कॉन्फ्रेंसेस भी कराती है, और ये जर्नल्स, इसके नाम से बहुत सारे, यानी कि बैनर के नीचे बहुत सारे जर्नल्स भी पब्लिश होते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वो फिर किस तरह से होते हैं। सिमिलरली एक बड़ा नाम है, उसका नाम है एल्सवेयर। एल्सवेयर जो है ये एक और पब्लिशर है, एक ऑर्गेनाइजर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं, ये जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं, और बहुत फेमस एक रिसर्च की दुनिया के अंदर ये नाम है। एक और नाम है स्प्रिंजर।
Springer again is a big name in the research world. They hold many conferences, they conduct many social events, और ये जर्नल्स भी इनके नाम से बहुत सारे पब्लिश होते हैं. बट दिस इज नॉट अ नेम ऑफ अ जर्नल. इनमें से कोई भी किसी खास जर्नल या कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं है. ये एक ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. इस तरह से एक नाम है उसका, उसको हम कहते हैं एसीएम. ACM is again a big name in the field of research and development. Again, their main aim is to do a lot of things, but their name is used by various organizations या बहुत सारे कामों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, मैं उसके बाद यहाँ पे नाम लिखता हूँ कुछ. ACM के अलावा there is a name Taylors and Francis. Taylors and Francis. Again, a big name in the publication domain. Hindawi is another big name. MBTI. MBTI. Another big name. IET. एक और बड़ा नाम. ये वो सारे फेमस बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं जिनकी मौजूदगी या जिनका बैनर कहीं भी कोई यूज कर रहा होगा, तो इट मींस के दे हैव इंश्योर्ड सर्टेन क्वालिटी क्राइटेरिया टू बी फॉलोड बाय दोस पीपल जो इनको यूज तो कर. ये जो आपने लास्ट में बताया ये कौन सा था? IET. ये पुराना नाम इनका था IEE के नाम से. ये आज से 10 साल पहले ऑपरेट करते थे, बट बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया. IET, इंडिया इको टैंगो. सर। ठीक है. IET के नाम से यू कैन एक्सप्लोर द एब्रीविएशंस कि इनके क्या एब्रीविएशंस है, बट ये कि दीज आर द बिग नेम्स, बिग पब्लिशर्स, जो कि या जिनके नाम जो है, जिनके बैनर्स जो है वो यूज करने के लिए आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ती है. और फिर ये आपको कुछ एक क्वालिटी क्राइटेरिया दे देंगे जी, ये टिक करें, ये टिक करें, ये टिक करें. आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतने लोग हैं, आपके पास इतनी रिव्यू प्रोसेस है, आपके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, तब मैं मेरा नाम आप यूज कर सकते हैं, मुझे इतनी पेमेंट भी करें आप. ठीक है. लाइक इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती हैं कि आप कोई एक कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहे. आप चाहते हैं कि जी मैं इस्लामाबाद में एक सरीना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कराऊं जिसमें दुनिया भर से रिसर्चर्स आए, और उसको मैं नाम दूं फर्स्ट IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 5G नेटवर्क्स. ठीक है. अब आप IEEE का नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो आपको IEEE के हेडक्वार्टर को अप्रोच करना पड़ेगा. इनका एक IEEE सेक्शन होगा पाकिस्तान में और इस्लामाबाद के अंदर. तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठी होगी. आप उनको कहेंगे जी कि मैं आपका नाम इस्तेमाल करना चाहता हूँ. जब उनको अप्रोच करेंगे वो आपको एक चेक मार्कर दे देंगे कि ये 10 चीजें आप करके ले आए. अगर आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो मेरी तरफ से इजाजत है मेरा नाम इस्तेमाल करना. ठीक है. तो अब क्या होगा अगर मैं ये नाम ना देता और सिंपल डिक्लेयर करता फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 5G नेटवर्क्स, तो मेरी मर्जी थी, मैं वहां जो करता. मैं को फॉलो करता नहीं करता, रिसर्च पेपर सबमिट होते सारे एक्सेप्ट कर लेता, बगैर रिव्यू प्रोसेस के एक्सेप्ट कर लेता. और उसके बाद PDF भी छापनी है ना, PDF में डॉक्यूमेंट छप जाती, वेब पेज बनाना है वेब पेज बन जाता, अपलोड भी हो जाते, और फिर आपको अवेलेबल भी हो जाते फ्री. आप गूगल पे सर्च करते, सर्च इंजन में मैंने ट्विकिंग करनी थी, वो पेपर्स भी विजिबल हो जाते. तो गूगल के ऊपर आप सर्च करते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे पेपर्स नजर आएंगे जो कि किसी क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस से गुजरे बगैर पब्लिश हुए हुए. ठीक है. बट IEEE का अगर नाम मैंने इस्तेमाल किया तो IEEE वुड हैव इंश्योर्ड दैट मैंने कुछ खास प्रोसेस फॉलो करके वो कॉन्फ्रेंस कर रही है. ठीक है. इसलिए बैनर्स के अंदर जो चीज भी आती है वो वेरीफाइड होती है, या चांसेस होते हैं कि अच्छी होगी. ठीक है. सो IEEE, एल्सवेयर, स्प्रिंगर, ACM, मैंने कुछ नाम लिखे हैं. इस तरह के कुछ और बड़े नाम भी हैं जो कि हमें देखने चाहिए कि जब भी मैं कोई पेपर पढ़ रहा हूँ या जब भी मैं कोई काम पब्लिश करने जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे फोरम पे जाऊं जहां पे इनमें से कोई नाम नजर आ रहा हो मुझे, तो वो फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा वो. ठीक है. अब हम एक वेब पेज खोल लेते हैं से जो हमारी कंप्यूटिंग के अंदर जो बड़ी फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेज हैं, टॉप नॉच टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज में, एक है IEEE ICC के नाम से, और एक है IEEE ग्लोब कॉम के नाम से. मैं कोई एक खोल लेता हूँ उसको, वेब पेज को. जो ऑनलाइन है वो खुद भी खोल सकते हैं, मैं उनसे शेयर भी कर लेता हूँ जी. सो IEEE ग्लोब कॉम खोल लेते हैं. चले, ग्लोब कॉम 2025. लेट मी शेयर विद दी on the screen as well. आई होप अभी आपको यहाँ पे IEEE ग्लोब कॉम की कुछ चीज़ें
ये ग्लोब कॉम 2025 है, यहाँ मैं इधर भी शेयर कर लेता हूँ ऊपर जी, स्क्रीन को डुप्लीकेट कर लेते हैं। सो आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, आपको भी नजर आ रही है जी। इसमें से ये ग्लोब कॉम 2025 का आपको वेब पेज नजर आ रहा होगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसका वेब पेज खोल लेगा। अब ये एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है जो कि 8 से 12 दिसंबर 2025 में ताइपे ताइपे ताइवान के अंदर होनी है। और इसका नाम आई ट्रिपल ई ग्लोबल कम्युनिकेशंस कॉन्फ्रेंस। और इसके बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप देख सकते हैं जी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो पिछले कोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 40 साल से हर साल होती है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स प्लस इसकी। जब एक कॉन्फ्रेंस मल्टीपल टाइम्स हो रही हो, एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती चली जाती है। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी कॉन्फ्रेंस की क्वालिटी ज्यादा होगी। ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ उन चीजों पे जो कि हमने देखनी होती है वंस वी डिसाइड अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर। ठीक है, जितना लोअर नंबर होता है उतना क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस इज लेस, बिकॉज विद ईच passing ईयर the things improve and the quality standards are raised, bars are raised। ठीक है फैसल, नींद आ रही है? पक्की बात। अच्छा, 2 मिनट हो गए ना, एक टॉपिक पे बात करते हैं, वैसे ही तुम आप समझ नहीं आ रही होगी तो हम ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी देर में नमाज की। आप नमाज और खाना शाना खाने थोड़ा फ्रेश हो जाए, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस को जरा पूरा कर ले। ओके जी, सो अगेन यहाँ पे आप देखें कि इसके ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई 40 साल प्लस से हो रही है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कितने सालों से हो रही है, बट अ नंबर हायर देन 10 इज कंसिडर्ड बेटर नंबर। HEC जो है आपको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए फंड करती है अगर 10 से ऊपर नंबर हो, इससे नीचे वो फंड ही नहीं करती। ठीक है, क्योंकि वो ये सॉर्ट ऑफ एक श्योरिटी के जी आपका पेपर इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसमें जान लगी है। ठीक है, क्योंकि पेपर की क्वालिटी ज़्यादा होगी तभी वो अच्छी जगह पे एक्सेप्ट होगा। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जी कि ये जो आपके पास ये कॉन्फ्रेंस है, इसकी 2 मई 2025 तक इसकी उन्होंने पेपर सबमिशन स्टेंड दिया था आपको। पेपर एक्सेप्टेंस जो है वो 1 अगस्त को इन्होंने अनाउंस करनी थी, कर दी होगी। अ, उसके अलावा भी कुछ कैमरा रेडी के बारे में बता रहे हैं कि जी इनिशियल इम्प्रूवमेंट करने के बाद फिर दोबारा पेपर सबमिट करेंगे। राइट कॉर्नर पे आप देखो तो वो डेट्स दी हुई हैं। फिर कुछ ट्यूटोरियल्स के प्रपोजल्स अलग से मांगे हुए हैं, वर्कशॉप के प्रपोजल्स अलग से मांगे हुए हैं, और इंडस्ट्री प्रपोजल अलग से मांगे हुए। इट मीन बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्या क्या हो रहा है? ट्यूटोरियल्स हो रहे हैं, रिसर्च पेपर्स हो रहे हैं, कुछ वर्कशॉप्स हो रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री पैनलिस्ट बैठे होंगे। तो ये इस तरह की एक गैदरिंग इन्होंने कलेक्ट की है जो कि इन दिनों में होगी, जो कि ऊपर लिखी हुई है 8 से 12 दिसंबर, यानी 4 दिन तक ये इसको कंडक्ट करेंगे। इसका यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम पूरा बनाया हुआ होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये ऑथर्स के लिए आपने कौन कौन से आप चीज़ें जमा करा सकते हैं, आप सिंपोजियम पेपर्स सबमिट कर सकते हैं, ट्यूटोरियल प्रपोजल्स सबमिट कर सकते हैं, वर्कशॉप पेपर्स सबमिट कर सकते हैं, वर्कशॉप के प्रपोजल्स दे सकते हैं, तो एग्जेक्टिव फोरम्स वाले आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल फोरम वाले आ सकते हैं। तो यू सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच दे अरेंज एट अ सिंगल वेन्यू, विद मेकिंग पॉसिबिलिटी के ज्यादा लोग यहाँ पे आए, नेटवर्किंग हो लोगों की, एक दूसरे के बारे में पता चले, और इस बहाने ताइवान की जो कल्चर है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा। दोनों को फायदा होगा ना, ये लोग वहां जाएंगे तो वहां के लोगों को फायदा होगा, और जब जाएंगे तो लोगों के थ्रू इनको भी फायदा होगा, इनको पता चलेगा। तो ये इस पर्सपेक्टिव से है। कमेटीज की आप देख सकते हैं ना, कुछ कमेटीज डिफाइन की हुई हैं। प्रोग्राम इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक है, यहाँ पे इनकी अकोमोडेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये कॉन्फ्रेंस जो है एक कंप्लीट पैकेज है, जो कि मकसद क्या है, नेटवर्किंग की जाए। ठीक है, इस तरह से IEEE ICC को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जब आप पेपर सबमिट करेंगे तो इनका एक प्रोसेस है, ये ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। दे आर गोइंग टू डू अ डिटेल प्रोसेस। अब मैं थोड़ा उसके ऊपर आ जाता हूँ और फिर उसके बाद हम ब्रेक कर लेते हैं। ये इनका रिव्यू प्रोसेस का क्या होता है। एक कॉन्फ्रेंस वर्चुअल टूर में आपको कराता हूँ कि जब कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर सबमिट किया तो क्या होगा। अच्छा, वर्चुअल टूर।
अच्छा जी, ओके। सो जब पेपर सबमिट करेंगे आप किसी एक सिंपोजियम के लिए, तो आपने काम कर लिया, काम करके आपने उसको लिख लिया, इनके पैटर्न के मुताबिक सबमिट किया। जब सबमिट होगा तो वो पेपर चला जाता है एक एसोसिएट एडिटर के पास, एरिया एक्सपर्ट होता है उसके पास चला जाता है। वो उस पेपर को देखते हुए 5 रिव्यूअर्स को इनवाइट करता है। देयर आर 5 रिव्यूअर्स वर इनवाइटेड, एंड एक टेम्पलेट दिया जाता है कि आप इस पेपर पे अपने कमेंट्स दें और बाइनरी डिसीजन दें, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट। 5 के 5 रिव्यूज आ जाते हैं एडिटर के पास। उनको देखते हुए अगर ज्यादा तादाद ने एक्सेप्ट किया हुआ है तो एसोसिएट एडिटर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर ज्यादा ने रिजेक्ट किया हुआ है तो फिर रिजेक्ट कर देता है। अगर कोई मिक्स नंबर मिल रहा है तो खुद देखता है और फिर अकॉर्डिंगली एक डिसीजन दे देता है। तो वो डिसीजन जो है आपको फिर मिल जाता है कि जी आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। दैट इज हाउ कॉन्फ्रेंसेज वर्क, देयर इज ओनली बाइनरी डिसीजन। ठीक है। और जब पेपर जिनका एक्सेप्ट हो जाए, उनको वो कहते हैं कि आप इसको इम्प्रूव करें कैमरा रेडी वर्जन के लिए, यानी हमारे एक टेम्पलेट है उसके मुताबिक इसको सेट करें, कुछ ऑब्जर्वेशन रिव्यूअर्स की हैं, उनको एम्बेड करें और फिर आप हमें पेपर भेज दें, ताकि आपका पेपर जो है वो एक ऑनलाइन रिपोजिटरी में, जिसको आप एक्सप्लोर करते हैं, लाइक IEEE एक्सप्लोरर पे आप जाके पेपर देख रहे हैं ना, तो वो एक्सप्लोरर जो है वो IEEE के कॉन्फ्रेंसिस का है। सारे पेपर वहां पे आपको मिलेंगे और अल्टीमेटली आपको फिर एक दिन वो इनवाइट कर लेते हैं, आ जाइए, पेपर आपने आपका एक्सेप्ट हो गया। ना कम 12 से 16 दिसंबर तक आपने ये कॉन्फ्रेंस चलनी है, 12 की शाम या 11 की शाम को आप आ जाए। रिसेप्शन, एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होगा, आपको रजिस्टर करेंगे कि जी ओके जी मिस्टर फैसल आ गए हैं, हजीफा आ गई हैं, वही ना आ गए, इनके पेपर एक्सेप्ट हैं, ओके जी। आपको एक USB डिवाइस दे देंगे, आपको एक कार्ड दे देंगे, आपको कुछ पेन्स दे देंगे, पेंसिल्स दे देंगे जी, और प्रोग्राम दे देंगे कि जी ये प्रोग्राम है। और सबसे पहले जो है एक सेंट्रल मीटिंग या सेटिंग होगी, सारे लोग जो आए हैं उनके लिए एक सेंट्रल लंच डिनर उस दिन अरेंज किया जाएगा, ताकि लोग सारे आपस में मिल बैठे, गप लगाएं, पूछें कौन क्या कर रहा है। अगेन एम क्या है? टू गेट टुगेदर, टू इंक्रीज द नेटवर्क। ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे से आपके ओपनिंग सेशंस शुरू होते हैं। ओपनिंग सेशन में उस कंट्री के जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनको इनवाइट कर लिया जाता है कि जी आप ओपनिंग रिमार्क्स दे दें, या एक ओपनिंग अपनी कुछ आइडिया बता दें कि क्या इस वक्त आपके एरिया में काम हो रहे हैं। तो ओपनिंग सेशन इज जस्ट अ जनरल सेशन, जी वाला जनरल सेशन हो। ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिक सेशन शुरू हो जाते हैं। इसमें 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं रिसर्च पेपर्स की। एक होते हैं ओरल सेशंस, यानी आप, अगर आप यहाँ देखो तो ये एक मेंटोर बैठे हुए, और मेंटोर के सामने जो लोग उससे अटेंड करना चाह रहे हैं वो बैठे हुए हैं, और एक बंदा अपना काम प्रेजेंट करता है, पेपर प्रेजेंट करता है अपना, लोग उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये सेशन क्लोज हो जाता है। उसको हम कहते हैं ओरल सेशंस। इन पैरेलल पोस्टर सेशंस भी रन किए जाते हैं। पोस्टर सेशन ऐसे टॉपिक्स, ऐसे रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि ग्राफिकल इन नेचर होते हैं, उनको एक लॉबी में रख देते हैं पोस्टर्स बना के, लोग आते जाते हैं और जो रुक के क्वेश्चन करना चाहे क्वेश्चन करें। बट बोथ आर रेगुलर रिसर्च पेपर्स, बोथ ओरल सेशंस एंड पोस्टर सेशंस। अल्टीमेटली शाम के वक्त कोई सोशल इवेंट्स होते हैं, आपको रावल डैम ले जाएंगे, आपको अफारा ले जाएंगे, आपको सेंटोरस ले जाएंगे। ठीक है ना। तो अगेन पर्पस क्या है कि लोग मिल बैठे, गप लगाएं, डिस्कस करें, एंड देन फॉलोड बाय द क्लोजिंग सेशंस। उसमें बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड मिल जाता है और अल्टीमेटली एक फाइनल प्रो फोटो बन के आपकी कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हो जाती है। और ये पेपर जो आपका एक्सेप्ट हुआ है ये कंपेंडियम में चला जाता है या एक्सप्लोरर में चला जाता है। IEEE का जो सर्च इंजन है वो IEEE एक्सप्लोरर है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। तो वो एक्सप्लोरर जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एक डेटाबेस है, जिसके अंदर IEEE के जितने इवेंट्स हुए हैं आज तक, जितने इवेंट्स हुए हैं पिछले 100-200 साल के अंदर, वो सारे के सारे कॉन्फ्रेंसेस के पेपर्स, उन सारे के सारे जर्नल के पेपर्स आपको वहां पे अपलोडेड मिलेंगे, और यू कैन डाउनलोड इट। और सर एल्सवेयर जो है इनका सर्च इंजन है, वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, साइंस डायरेक्ट जो है वो एल्सवेयर का सर्च इंजन है, या एल्सवेयर का डेटाबेस है। जितने एल्सवेयर के जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे साइंस डायरेक्ट के ऊपर। तो आप साइंस डायरेक्ट पे जाके उनको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ACM डिजिटल लाइब्रेरी जो है, ये जितने के जितने आपके IIT के पेपर्स हैं या ACM के अपने पेपर्स हैं, वो आपको ACM डिजिटल लाइब्रेरी में मिलेंगे। सिमिलरली स्प्रिंजर का भी एक सर्च इंजन, आप स्प्रिंजर के नाम से सर्च कर सकते हैं, MDPI.com के नाम से MDPI का सर्च इंजन है। तो इन सब ने अपने अपने डाटाबेसेस बनाए हुए और अपने अपने कॉन्फ्रेंसेस और पेपर्स वहां प्लेस किए, विच यू कैन फिगर आउट। सो दैट इज एज फार एज कॉन्फ्रेंसेस आर कंसर्न्ड। कॉन्फ्रेंसेस इस तरह से होती हैं।
साल में एक दफा होती है। और फिर फिजिकल होती है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि आप वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हैं, बट वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस की क्वालिटी कम होती है। दी मेन क्वालिटी इज ऑलवेज ऑन टू दी फिजिकल कॉन्टेक्ट, के लोग जाके मिले, बैठे और आपस में डिस्कस करें। क्वालिटी ऑफ अ कॉन्फ्रेंस पेपर पे मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा। आज अभी इस वक्त इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ब्रेक के बाद हम बात इस पे डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी कैसे आती है। यानी हर कॉन्फ्रेंस क्वालिटी वाली कॉन्फ्रेंस नहीं होती। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें अभी तक। रिसर्च पेपर है, देखें रिसर्च पेपर आप स्टूडेंट भी लिख सकता है, फैकल्टी भी लिख सकती है। तो मेन पर्पस तो उनकी प्रेजेंटेशंस है। अटेंड करने के लिए एनी बडी कैन अटेंड। जब आप जाएंगे ना, फीस में जाके देखेंगे जी, रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, आप रजिस्टर करा सकते हैं एज एन ऑथर, एज अ पार्टिसिपेंट एज वेल, कि जी मैंने सिर्फ कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, बैठना है, लोगों ने क्या काम किया हुआ है। उसके भी कुछ पैसे होते हैं। से अगर एक ऑथर ने देने हैं $100, तो पार्टिसिपेंट ने देने होंगे $10। बट वो जाए क्योंकि उनके लंचेस वगैरह सारे वो उसमें उनके वो शामिल होते हैं। तो लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट में लोग जा सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती है। यू कैन जस्ट गो एंटर, आप लंच ना करें, बैठ नहीं जाके किसी भी कॉन्फ्रेंस में, नोबडी विल स्टॉप यू। ठीक है, एनीबडी कैन अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। और बिल्कुल अटेंड कर सकते। ठीक है जी, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है किसी का जी आप में से? नो सर। ठीक है जी। सो ओके, वी टेक अ ब्रेक। और से अभी मेरे पास टाइम हो रहा है 1:20, 1:40। सो वी मीट अगेन अराउंड 2 o'clock। ठीक है जी, आप नमाज पढ़ लें, खाना खा लें, तो 2 बजे के करीब हम दोबारा स्टार्ट करें। ठीक है जी, थैंक यू।